प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुशील कुमार शर्मा कक्षा 12 के जीव विज्ञान विषय की विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। अपन जो अध्याय 2 नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास, इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे जो पहले वाला वीडियो है जिसमें हमने जो परागकण की संरचना, परागकण का प्रस्फुटन किस प्रकार से होता है, परागकण की संरचना किस प्रकार की होती है और नर युग्मकोद्भिद क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हमारी जो कक्षा है उसके अंदर हमारा जो प्रकरण का बिंदु है वह है नर युग्मकोद्भिद का विकास या परिवर्धन है, वो किस प्रकार से होता है। तो हम इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जो नर जननांग है जो कि पुंकेसर होता है और इस पुंकेसर के अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक होता है परागकोश, एक पुतंतु और तीसरा होता है योजी। इन 3 भागों से मिलकर के नर जननांग यानी पुंकेसर का निर्माण होता है और इसके अंदर जो परागकोश होता है भाई इस प्रकार से ग्रंथलनुमा संरचना होती है और इस प्रकार की संरचना है वो दिखाई देती है। इस भाग को पुतंतु, इन दोनों का जो संयोजन होता है जहाँ पर जिसको योजी, और ये ऊपर जो फूली हुई संरचना होती है, द्विपाली संरचना होती है जिसको परागकोश कहते हैं। इन परागकोशों का जब अनुप्रस्थ काट करके देखा गया था तो उसके अनुप्रस्थ काट की संरचना है वो इस प्रकार से दिखाई देती है और इसके अंदर इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। ये इसकी बाह्य परत होती है और इसके प्रत्येक पाली के अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रत्येक पाली के अंदर लघु बीजाणुधानी, और प्रत्येक पाली के अंदर लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो कुल मिलाकर के जो एक परागकोश होता है उसके अंदर 2 पालियां होती है और दोनों पालियों के अंदर कुल मिलाकर के 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। जब इस परागकोश का प्रस्फुटन होता है तो उस समय क्या होती है कि जो ये लघु बीजाणुधानियां होती है, इन लघु बीजाणुधानियों के द्वारा क्या होता है, लघु बीजाणु या जिनको अपन कहते हैं पराग कण का निर्माण होता है। ये जो लघु बीजाणु हैं ये किस रूप में रहते हैं, चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं और जब इसका प्रस्फुटन हो जाता है तो ये चतुष्क है वो किसके रूप में, यानी ये चारों जो लघु बीजाणु होते हैं इसके अंदर प्रत्येक लघु बीजाणु में 4 प्रकार के लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है और उस प्रकार की क्रिया को लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहते हैं। और जब ये इस चतुष्क से चारों लघु बीजाणु हैं उनके द्वारा पराग कणों का निर्माण होता है, यानी इससे चारों लघु बीजाणु हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं तो परागकण बनते हैं। तो इनका जो चतुष्क के रूप में रहते हैं तो ये पास में इस प्रकार से सटे हुए रहते हैं, इनका आकार छोटा होता है, लेकिन जैसे ही ये परागकण के रूप में इनका परिवर्तन होता है तो ये क्या होते हैं, आकार में धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। और परागकण की संरचना के अंदर हमने अध्ययन किया है कि ये बड़े होकर के गोलाकार आकृति के हो जाते हैं और इनके चारों ओर एक द्विस्तरीय आवरण पाया जाता है। द्विस्तरीय जो आवरण है वो इनके चारों ओर है वो
पाया जाता है। इस प्रकार का जो द्विस्तरीय आवरण है वो इनके अंदर होता है, जिसमें जो बाहरी आवरण होता है जिसको बाह्य चोल, और इनके भीतर की ओर भी एक आवरण है वो पाया जाता है जिसको कहते हैं अंतःचोल कहा जाता है। जो बाह्य चोल होता है वो एक रासायनिक पदार्थ जिसको कहते हैं स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ का बना होता है, और जो अंतःचोल होता है वो सेल्यूलोज एवं पेक्टिन का बना होता है। इस प्रकार से इसके अंदर जो परागकण है वो पाई जाती है, तथा इसके अंदर जो बाह्य चोल है जहाँ पर पेक्टिन का आवरण नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ जो संरचना पाई जाती है उस भाग को क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहा जाता है। और जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उसमें जनन छिद्र की संख्या है वो 3 तक होती है। एक बीजपत्री पादप होता है उसमें जनन छिद्र की संख्या है वो 1 पाई जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक परागकण की संरचना है वो दिखाई देती है। अब जो परागकण हैं, इन परागकण के अंदर जब अंकुरण की क्रिया होती है तो उस अंकुरण की क्रिया के द्वारा क्या बनती है, नर युग्मकोद भिद का निर्माण होता है। यानी परागकण के अंकुरण के द्वारा नर युग्मकोद भिद बनता है। तो जो नर युग्मकोद भिद है उस नर युग्मकोद भिद की जो प्रथम अवस्था होती है, यानी परागकण है उसका निर्माण किसके द्वारा हो रहा है, लघु बीजाणुओं के द्वारा हो रहा है। तो जो नर युग्मकोद भिद है उसकी जो प्रथम कोशिका होती है उस प्रथम कोशिका को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु कहा जाता है। यानी इसकी जो प्रथम कोशिका है वो क्या कहलाती है, लघु बीजाणु कहलाती है। अब इसके अंदर आता है कि जो नर युग्मकोद भिद है उसका विकास या परिवर्धन है वो किस प्रकार से होता है। जो नर युग्मकोद भिद है ये क्या है, इसकी जो प्रथम कोशिका है वो क्या होती है, लघु बीजाणु है, वो इसकी प्रथम कोशिका के रूप में पाए जाते हैं। यानी लघु बीजाणु है उसकी जो प्रथम कोशिका होती है वो नर युग्मकोद भिद है उसकी प्रथम कोशिका है वो लघु बीजाणु होते हैं। और जो लघु बीजाणु होते हैं ये प्रारंभ के अंदर चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं। जब ये चतुष्क के रूप में होते हैं और इन चतुष्क के द्वारा जब इनके द्वारा परागकण बनते हैं तो इनका जो आकार है वो तेजी से वृद्धि कर गोलाकार हो जाता है और परागकण है वो स्वतंत्र हो जाते हैं। यानी इनका आकार है वो गोलाकार हो जाता है और परागकण है उसके चारों ओर एक द्विस्तरीय आवरण है वो पाया जाता है। अब जो नर युग्मकोद भिद के विकास की प्रक्रिया होती है ये प्रक्रिया है वो 2 चरणों में होती है। एक होता है परागण से पूर्व और दूसरी होती है परागण के पश्चात। जब इनका आकार है वो तेजी से बढ़ता है, किसका आकार, परागकण का आकार तेजी से बढ़ता है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं परागण से पूर्व। जो नर युग्मकोद भिद है इसका निर्माण है वो परागकोश के अंदर ही होता है, यानी परागण से पहले। परागण का अर्थ क्या होता है कि जो पुष्प है
उस पुष्प के अंदर जो पराग कोश है, उस पराग कोश से जो पुष्प के परागकण हैं उसका पराग कोश से जो वर्तिका तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वो परागण की क्रिया कहलाती है। तो इस परागण की क्रिया से पहले, जो परागण से पूर्व जो नर युग्मकोद्भिद है उसका निर्माण किसके अंदर हो रहा है? इस पराग कोश के अंदर होता है। अब इस पराग कोश के अंदर जब परागकण बन जाते हैं, परागकण बन जाते हैं, उनका आकार तेजी से बढ़ता है, गोलाकार आकृति का हो जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि परागण से पहले जो परागकण हैं वो गोलाकार आकृति का और इसके चारों ओर जो बाह्य चोल है वो ये बाह्य चोल है और इसके भीतर की ओर है वो इसका आंतरिक यानी अंतः चोल। बाह्य चोल है उसके ऊपर जहाँ पर बाह्य चोल का आवरण नहीं पाया जाता, जिसको जनन छिद्र कहते हैं। इसके पश्चात इसका जो कोशिका द्रव्य होता है, जो क्या होता है, इस परागकण के जो बाह्य वर्तीय परिधि होती है, इस वर्तीय परिधि की ओर धीरे धीरे क्या होता है, जमा होना प्रारंभ हो जाता है। यानी इसका जो कोशिका द्रव्य है वो परिधि की ओर व्यवस्थित होना है वो प्रारंभ हो जाता है। और जब ये परिधि की ओर व्यवस्थित होना प्रारंभ हो जाता है, इसके अंदर एक ही केंद्रक है वो पाया जाता है। और इस प्रकार से जब परिधि की ओर व्यवस्थित होता है तो इसके बीच बीच में कई खाली जगह बन जाती है। उन खाली जगहों को क्या कहते हैं, इसके अंदर इस प्रकार से खाली जगह बन जाती है जिनको कहा जाता है रसधानियों का निर्माण हो जाता है। इसके पश्चात क्या होता है कि इसका जो केंद्रक होता है, केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर क्या होता है, अनियमित प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है। और इसके अंदर जब समसूत्री विभाजन की क्रिया होगी तो क्या होगा कि इसका केंद्रक है वो दो केंद्रकों के अंदर बन जाता है, लेकिन उन दोनों केंद्रकों का जो आकार होता है वो अलग अलग होता है। एक बड़े आकार का दिखाई देता है और एक छोटे आकार का दिखाई देता है। कि इसके अंदर जो परागकण हैं, इस परागकण के अंदर जो केंद्रक है वो क्या होगा, दो भागों में बढ़ जाता है। और दो भागों में बंटेगा तो एक का आकार छोटा और एक का आकार बड़ा दिखाई देता है। जो बड़े आकार का होता है उस बड़े आकार का जो केंद्रक है उसको कहते हैं कायिक केंद्रक कहा जाता है। और जो छोटे आकार का होता है उसको कहते हैं जनन केंद्रक। इस प्रकार से केंद्रक, इनके अंदर एक समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा और अनियमित प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है, जिसके अंदर दो प्रकार के केंद्रक बनते हैं, जिसमें एक का आकार बड़ा होता है और एक का आकार है वो छोटा होता है। बड़े आकार के केंद्रक को कायिक केंद्रक और छोटे आकार का जो केंद्रक है वो जनन केंद्रक कहलाता है। इस प्रकार से केंद्रक बनने के पश्चात क्या होता है, इन केंद्रक के चारों ओर एक भित्ति का जो निर्माण है, जो परागकण हैं इसके अंदर क्या होता है कि जो
केंद्रक है, उन केंद्रक के चारों ओर क्या बनती है, एक भित्ति का निर्माण होता है। एक इस प्रकार से इनके चारों ओर क्या बन जाएगी, एक भित्ति बन जाती है। और जब किसी केंद्रक के चारों ओर किसी भित्ति का निर्माण हो जाता है तो वो क्या बन जाती है, एक कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से जब भित्ति बन जाती है तो कायिक केंद्रक के चारों ओर जब एक भित्ति का निर्माण हो जाता है तो इस प्रकार की जो कोशिका होती है उसको कहते हैं कायिक कोशिका कहा जाता है। और जो जनन केंद्रक है उसके चारों ओर एक भित्ति का निर्माण हो गया तो इस प्रकार की जो कोशिका होती है उसको जनन कोशिका कहते हैं। तो इस प्रकार से जो परागकोण के जो विकास की प्रक्रिया होती है उसके अंदर किसके अंदर इनके जो कायिक केंद्रक और जनन केंद्रक थे उनके चारों ओर भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो कायिक केंद्र के चारों ओर भित्ति का निर्माण होता है तो उसको कायिक कोशिका, और जनन केंद्र के चारों ओर भित्ति का निर्माण होता है तो उसको जनन कोशिका कहते हैं। कि जब प्रारंभ की अवस्था के अंदर जब भित्ति का निर्माण होता है तो जो कायिक कोशिका होती है वो गोले के आकार के, बड़े आकार की होती है, उसके चारों ओर भित्ति का निर्माण हो जाता है। लेकिन जो जनन कोशिका है, इस जनन कोशिका के अंदर देखिए कि आपको इसके अंदर जो परत बनी हुई है, भित्ति बनी हुई है, वो पूरी बनी हुई दिखाई नहीं देती है। एक इसका जो जनन कोशिका होता है इसका प्रारंभ में जो आकार है वो लेंस के समान दिखाई देता है, लेंस के आकार की दिखाई देती है। और इसके अंदर आधी भित्ति बनी हुई होती है और आधी जो भित्ति होती है वो पराग कण है, उसकी जो भित्ति है वो इसके साथ में संयुक्त होती है। लेकिन जैसे जैसे इसका विकास होता है तो विकास होने के पश्चात क्या होता है कि जो परागकण है उस परागकण के अंदर उस परागकण के अंदर जो जनन कोशिका थी जिसके अंदर संपूर्ण भित्ति का निर्माण नहीं हुआ था, कुछ भित्ति का अंश है वो परागकण की भित्ति है उसके साथ में संयुक्त थी, लेकिन धीरे धीरे विकास होकर के और उसके चारों ओर वो एक भित्ति का निर्माण कर लेती है। और इस प्रकार से भित्ति का निर्माण करने के पश्चात उसका जो आकार होता है वो गोलाकार हो जाता है। और जब इस प्रकार से जो जनन कोशिका है ये और ये कायिक कोशिका होती है, तो इस प्रकार से जब इस परागकण की भित्ति से ये पृथक होकर के इसके चारों ओर भित्ति का निर्माण हो जाता है तो इस प्रकार की जब जनन कोशिका बन जाती है तो ये जनन कोशिका क्या करती है इस कायिक कोशिका की ओर, जो कायिक कोशिका है इस कायिक कोशिका की ओर क्या करने लगती है, गति करना है वो प्रारंभ कर देती है। तो इसके अंदर क्या बनती है, दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ये जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है ये प्रक्रिया परागकोश के अंदर परागण की क्रिया से पहले संपन्न होती है। अब इसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं बनी है, एक जनन कोशिका बनती है और एक कायिक कोशिका बनती है। इन जो जनन कोशिका और कायिक कोशिका इनके अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, भाई इनको अपन अवलोकन करते हैं तो ये दिखाई देता है कि जनन कोशिका होती है वो आकार में छोटी होती है और कायिक कोशिका होती है वो आकार में बड़ी है वो होती है। और इसके आकार में परिवर्तन होने के कारण इनके अंदर क्या होगा कि दोनों के अंदर जो कोशिका द्रव्य होगा उसकी जो मात्रा होगी वो भी अलग अलग होती है। बड़ी कोशिका होती है तो उसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा अधिक होगी और जो छोटी कोशिका होती है उसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा कम होती है। साथ ही साथ जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर क्या पाया जा सकता है, आरएनए हो सकता है और जो प्रोटीन हो सकते हैं। उन प्रोटीन की मात्रा जो कायिक कोशिका होती है उसके अंदर आरएनए और प्रोटीन की मात्रा है वो अधिक पाई जाती है और जो जनन कोशिका होती है उसमें आरएनए और प्रोटीन की मात्रा है
वो कम होती है। दोनों के अंदर जो कोशिकांग है वो संपूर्ण रूप से पाए जाते हैं। जो कायिक कोशिका है उसके अंदर जो कोशिकांग है उनकी संख्या और आकार में जब धीरे धीरे वृद्धि होती है तो उसके अंदर पाई जाने वाली जो रिक्तिकाएँ हैं वो विलुप्त हो जाती है। और इस कायिक कोशिका के बारे में कहा जाता है कि जो कायिक कोशिका होती है उसमें जनन छिद्र है, उस जनन छिद्र के द्वारा इसके द्वारा एक संरचना जिसको कहते हैं पराग नलिका या इसको जनन नलिका भी कहते हैं, इस पराग नलिका या जनन नलिका का निर्माण करने का भी कार्य करती है। और कई बार इसके ऊपर जो पराग नलिका या जनन नलिका है इसके निर्माण करने के जो पश्चात होती है वो कायिक कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती है। तो जो परागकण है उस परागकण के अंदर इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो कायिक कोशिका होती है उसके द्वारा पराग नलिका या जनन नलिका का निर्माण होता है। लेकिन ये पराग नलिका या जनन नलिका का जो निर्माण है ये क्रिया क्या होती है, परागकण के पश्चात संपन्न होती है। यानी परागकण के पश्चात जो दूसरी अवस्था इसके अंदर आती है परागण के पश्चात। परागण के पश्चात का मतलब क्या होता है कि जब पराग जो कण है वो कहाँ पर पहुँच जाता है, उसके वर्ती काग्र के ऊपर जब पहुँच जाता है तो ये क्रिया क्या कहलाती है, परागण के पश्चात की प्रक्रिया कहलाती है। जब परागकण है वो वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंच जाता है तो ये क्रिया है वो परागकण के पश्चात की प्रक्रिया है वो कहलाती है। जब ये परागकण है ये परागकण क्या हो जाते हैं, वर्तिकाग्र के ऊपर जब पहुंच जाएंगे तो जो कायिक कोशिका है उस कायिक कोशिका के द्वारा पराग नलिका का निर्माण होता है। कि जब यहाँ पर है वो पहुँच जाता है तो यहाँ पर जो जनन छिद्र होता है उस छिद्र की सहायता से जो पराग नलिका कायिक कोशिका होती है उस कायिक कोशिका के द्वारा एक नलीनुमा नलिकाकार संरचना है जिसका निर्माण होता है, जो क्या होती है पुष्प के वर्तिकाग्र भाग से होते हुए उसके अंडाशय तक पहुंचती है, जहाँ पर क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। बीजांड पाया जाता है, उस बीजांड तक उसको पहुंचाने का कार्य है वो पराग नलिका के द्वारा किया जाता है। यानी इस प्रकार की जो संरचना बनती है, लंबी बेलनाकार संरचना होती है जिसको पराग नलिका कहते हैं। और जब ये पराग नलिका बन जाती है तो इसके अंदर क्या पाई जाती है, जो जनन कोशिका पाई जाती है। ये जनन कोशिका क्या होती है, जब पराग नलिका का निर्माण हो जाता है तो इसका जो आकार है वो क्रमी रूपी या लंबा या चपटे आकार की हो जाती है जनन कोशिका। और इस प्रकार की आकृति होने के पश्चात ये आसानी से क्या होती है, इस पराग नलिका के अंदर आ जाती है। यानी इस पराग नलिका के अंदर है क्या होगी, जनन कोशिका है ये यहाँ पर आ जाएगी, पराग नलिका के अंदर आ जाती है। और पराग नलिका के अंदर आने के पश्चात जो जनन कोशिका है, इस जनन कोशिका के अंदर क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन होने के कारण क्या बनेंगे, इसके अंदर दो नर युग्मक यानी नर युग्मकों का निर्माण होगा। दो नर युग्मकों का यानी दो नर युग्मक बनेंगे। और ये जो नर युग्मक है ये एक कोशिकीय, एक केंद्र की, अचल और अगुणित संरचना वाले होते हैं। और
इसके अंदर क्या बन जाएंगे, इस जनन कोशिका के द्वारा क्या हो जाएंगे, दो नर युग्मकों का समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या हो जाएगा, दो कोशिकाएं इसके अंदर बन जाएगी और उन दोनों प्रकार की जो कोशिकाएं होती है जिनको कहते हैं नर युग्मक का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से इसके अंदर क्या बन जाएंगे, दो नर युग्मक है वो बन जाते हैं। और ये नर युग्मक क्या होते हैं, इस पराग नलिका की सहायता से कहाँ पर पहुँचते हैं, बीजांड तक पहुँचते हैं और बीजांड में प्रवेश करने के पश्चात निषेचन की क्रिया होती है। और जो क्रिया कहाँ पर होती है, मादा जननांग के अंदर है, वो संपन्न होती है। तो इस प्रकार से जो नर युग्मकोद्भिद है उसके विकास एवं परिवर्धन की प्रक्रिया है वो होती है। थैंक यू।